रूटीन के जलसे हों इलेक्शन के, उसमें हमेशा इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जाते हैं, उनकी नाकामियों का जिक्र किया जाता है और ये जिक्र जो है बड़ी शद्दोमद के साथ ये साबका अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत जो है वो करती रही है। जो कौम खड़ी हो गई है, कौम हमसे आगे जा चुकी है। अच्छा, हम पीछे रह गए हैं। कौम अब चाहती है कि जो इस मुल्क के साथ होता रहा है माजी में, अब वो मजीद नहीं होगा। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शीरी मजारी की जानिब से एक ट्वीट में बताया गया, साबिक वजीर आजम इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस की रुकन इल्हान उमर से मुलाकात हुई, जिसमें इल्हान उमर ने इमरान खान की इस्लामोफोबिया से मुतालिक काविशों को सराहा और कहा कि एक अरसे से उनकी ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान से मुलाकात करें और उनकी इन खिदमात का एतराफ करें। लेकिन साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया मुखालिफिन की जानिब से बनाया जा रहा है कि जिसमें कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो उनसे क्यों मिले भाई, क्यों मुलाकात की। हालांकि वो मुखालिफिन पर ऐसी मुलाकातों के सिलसिले में तनकीद करते रहे हैं। हालांकि हालिया साजिश का जो बयानिया इमरान खान की जानिब से बनाया जा रहा है, जिसको मुख्तलिफ जलसों में वो दोहराते भी हैं, वो भी अमरीकी नाज़िल नमूद से साबिक अपोजिशन के रहनुमाओं और मुनहरिफ अराकीन से मुलाकातों की बुनियाद पर ही यकीन जानिए बनाया गया है। इसके बरक्स हकीकत में आपको बताता हूं। हकीकत यह है कि इल्हान उमर की सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से ही मुलाकात नहीं हुई, बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ समेत मुतादिद शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। इसके बरक्स जिन मुलाकातों पर इमरान खान साहब तनकीद किया करते हैं या करते थे, वो मुलाकातें सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं और मुनहरिफ अराकीन से हुई थी, इसके अलावा और किसी से नहीं। एक और खास बात यह है कि इल्हान उमर का 5 रोजा पाकिस्तानी दौरा यह ऑफिशियल दौरा है, जिसमें वो अहम हुकूमती और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रही हैं, जबकि इमरान खान जिन मुलाकातों पर एतराज उठा रहे हैं उनके मुताबिक वो जाती नौयत के थे, जिसमें हुकूमत वक्त को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जाता रहा और वो मुलाकातें बराह रास्त अमरीकी नाज़िल नमूर ने इमरान खान के मुखालिफिन से की है। ये एक अहम बयानिया है और इस पर हम आज बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब जैसे हमें ज्वाइन करते हैं, इससे उनका जवाब लेंगे कि जनाब, जिनको वो कहते हैं तो अमरीकी साजिश है, तो फिर उनसे मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर ऐसा सवाल किया जा रहा है। अच्छा, शिबली फराज साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है, इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है इल्हान उमर से और ये कहा जा रहा है कि खान साहब तो जिस अमरीकी साजिश का जिक्र करते थे उन्हीं लोगों से मुलाकात करें। क्या कहेंगे आप? आपका सवाल मैं समझ नहीं सका, बिकॉज मैं इधर ये लाहौर में जलसागाह पे हूँ, तो अगर आप काइंडली रिपीट। जी बिल्कुल सर, जलसा गया, वहां पे शोर काफी ज्यादा होगा, मैं रिपीट कर देता हूं। इल्हान उमर से मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की। मुखालिफिन सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि जिनको अमरीकी साजिश कहा करते हैं खान साहब उन्हीं से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, देखें, ये तो ऑपोजिशन जो है तो उनके पास खड़े होने को पाँव नहीं है। तो अगर खान साहब एक कांग्रेस वोमन से मिले हैं तो बुनियादी तौर पे तो ये एक नॉर्मल सी बात है। देखें, हमारी पार्टी का कहना ये नहीं है कि जो अमरीकी अवाम है उन्होंने साजिश की। अमरीकी अवाम से हमारा कोई गिला नहीं है, ना हमने उनको कभी क्रिटिसाइज किया और ना करेंगे, क्योंकि जो उसमें जो भी साजिश हुई है, जो भी हुआ है, तो जाहिर है कि उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम इसको बिल्कुल अपना दुनिया से कतई ताल्लुक कर लें। कोई अगर मिलने आए आपसे तो आप अपने घर में जरूर मिलते हैं। ठीक है, इस मुलाकात में क्या क्या गुफ्तगू हुई? देखें, गुफ्तगू में तो जनरली अवाम ताल्लुकात में बेहतरी और जो भी इश्यूज हैं, रीजनल इश्यूज हैं, उन पे बात हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो ऑफिस है वो आपको ज्यादा उन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेट भी किया होगा, तो वो बेहतर तरीके से उसको वो कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बाकी सब स्पेकुलेशंस होंगी। ठीक है। अच्छा, खान साहब ने क्या ये शिकवा किया
कि हमारी हुकूमत को गिराने में, जैसा कि वो करते अपने जलसों में कह रहे हैं, उन्होंने शिकायत की, शिकवा किया कि यार अमरीकी हाथ था इस मुलाकात में, उन्होंने कोई ऐसी बात की? देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ कि उस मुलाकात में चूंकि मैं शामिल नहीं था, मैं यहाँ पे लाहौर में हूँ, जलसे की सब तैयारियां कर रहे हैं, तो बेहतर तो ये है कि खान साहब के ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन ली जाए, जो कि आई एम श्योर के वो अपना एक स्टेटमेंट भी जारी करेंगे इस मुलाकात के बारे में, कि किसके कहने पे भी जाहिर है कि जो कांग्रेस वुमन आई हुई हैं तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे हुई होगी। ठीक है सर, अब मेरे साथ मौजूद रहेगा सलीम बुखारी साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया है, और इस वक्त जो अपोजिशन जो कि अब हुकूमत में आ गई है वो ये नैरेटिव लेके चली थी, महंगाई मार्च उन्होंने किया था जब खान साहब हुकूमत में थे, कह रहे थे कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, अवाम पिस रही है, अब इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जनाब अपोजिशन का ये नारा कि महंगाई में पिसते अवाम के लिए हुकूमत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, उसने हुकूमत में आने के लिए अपोजिशन जलसे जुलूसों और मार्च में महंगाई से निजात दिलाने के लिए गिरती मईशत को ट्रैक पर लाने का नारा तो लगा रही थी, लेकिन यही नारा हुकूमत में आते ही वजीर आजम और उनकी काबीना की गले की हड्डी साबित हो रही है, जो यकीन जानिए ना निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। नई हुकूमत के पहले 10 दिनों में बिजली, घी, सब चीजों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। मिफ्ता इस्माइल फिर IMF पर जाने, पट्टा कसने, सील बेल्ट लगाने की बातें कर रहे हैं। क्या कहना उनका, पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। जनाब सलीम बुखारी साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये अपोजिशन उस वक्त निकली थी इस नारे को लेकर कि खान साहब की हुकूमत को घर भेजना है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आते ही उन्होंने महंगाई का बोझ तो मजीद बढ़ा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, पहली दफा आपसे गुफ्तगू हो रही है, इंशाल्लाह आइंदा भी होती रहेगी। देखिए, हर अपोजिशन जो हुकूमत के खिलाफ कोई भी मुहिम चलाती है, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो हुकूमत बदलने की कोशिश हो, चाहे रूटीन के जलसे हों इलेक्शन के, उसमें हमेशा इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जाते हैं, उनकी नाकामियों का जिक्र किया जाता है, और ये जिक्र जो है बड़ी शदोमद के साथ ये साबका अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत जो है वो करती रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि वो साथ साथ ये चिल्लाते और पीटते भी रहे हैं कि ये हो गया, इन्होंने ये नहीं किया, ये IMF के आगे तमाम कंडीशनैलिटीज़ इन्होंने मान ली, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये जो महंगाई की रविश है, ये इसका एक इंटरनेशनल आस्पेक्ट भी है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी अगर, तो जाहिर है महंगाई जो है वो हर सूरत से बढ़ती है, लेकिन कुछ दखल होता है इसमें पॉलिसीज़ का। देखिए, जो इस वक्त की हुकूमत है उसके पास ना तो कोई मैजिक वैंड है, ना ही कोई उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मुआवजे जो है वो कर देंगे। मुआवजे इकोनॉमी में होते नहीं हैं, कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। अगर आपने आज का वो खिताब सुना हो जो उन्होंने कैबिनेट से किया है, तो उसमें बहुत सारे इशारे मौजूद हैं। एक तो ये कि वो यकीनी तौर पे एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, और ये कि वो अपनी मकदूर पर कोशिश करेंगे, जैसा अभी आपने मिफ्ता साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसका एक इक़्तिबास भी सुनाया है कि वो जाएंगे IMF के पास, जाके बात करेंगे। असल बात ये है कि जो बैकलॉग छोड़ के जा रही है हुकूमत, और हमेशा छोड़ती है, हर हुकूमत छोड़ती है, वो उसको हैंडल करने के लिए इनके पास क्या स्ट्रेटजी है। ख़ासतौर से तेल की कीमतें जो एक्यूमुलेट हो चुकी हुई हैं, और जो लास्ट समरी गई थी आपके सामने है, जो ओगरा ने भेजी थी, उसमें 21 रुपये पेट्रोल की कीमत और 51 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाने की बात थी। तो वो उनका कहना ये है कि ये सारा एक्यूमुलेटेड फैक्ट है, क्योंकि वो फ्रीज कर गए थे जाते हुए पेट्रोलियम जो कीमतें हैं उसको, उसकी वजह से उन्हें दरपेश है। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल तय है कि अगर ये हुकूमत भी महंगाई को कम करने में कामयाब नहीं होती है, कुछ थोड़े से हमने कॉस्मेटिक जो फैसले हैं वो देखे हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब में आटे की कीमत का है, चीनी की कीमत जो है 94 से 70 रुपये पे ले आए हैं, आटे की कीमत 20 किलो के थैले की 350 हो गई है 450 या 550 से। ये छोटे छोटे फैसले हैं। अगर तो रमज़ान बाज़ार से, यूटिलिटी स्टोर पर से लोगों को कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने जा रहा है, तो वो हुकूमत की रेपुटेशन को आसमान पर तो बाहर नहीं ले जाएगा। लेकिन जो एक रेटरिक चल रही थी, एक आम आदमी जो चीख चिल्ला रहा था महंगाई के हाथों, उसको शायद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन इट्स ए डिफिकल्ट पैसेज, ये आसान रास्ता नहीं है। हुकूमत को एक तो ये कि हुकूमत एक पार्टी की नहीं है, चूँकि कोलिशन हुकूमत है, और इतनी पार्टियां कभी किसी कोलिशन हुकूमत में माजी में नहीं हुई हैं, उन सबको भी साथ लेके चलना है। इट्स ए डिफिकल्ट टारगेट एंड ए बिग चैलेंज फॉर शहबाज शरीफ। ठीक है शिबली फराज साहब, ये तो आपका नैरेटिव ज्यादा मजबूत होगा कि भाई मईशत की हालत ज्यादा खराब हो चुकी है, बैरूनी ममालिक में कीमतें बढ़ रही हैं, इस वजह से हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। हुकूमत इस कंडीशन में नहीं है कि हर चीज पर सब्सिडी दे सके, क्योंकि जब आप हुकूमत में आए थे तो आपने सब्सिडीज को कट डाउन किया था,
और उस पर मुखालिफिन ने काफी ज्यादा शोर मचाया था। देखिए, बात यह है कि अभी मैं सुन रहा हूँ, ये तबसरे भी सुन रहा हूँ जो हमारे दोस्त कर रहे हैं, जो कि पहले हमें सिर्फ अटैक करते थे कि जी अगर तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऑयल की हैं ऊंची हैं, $120 की हैं या इससे ऊपर हैं, तो फिर हम उसको सस्ता कैसे बेचें। फिर दूसरी बात यह है कि शायद खाकान ने जो इस तरह की कल बात की, असल में इसकी बात यह है कि इनके पास इखलाकी कुव्वत नहीं है, इनकी मॉरल स्टैंडिंग नहीं है कि ये जिस तरीके से हुकूमत में आए हैं और जिस साजिश के जरिए आए हैं और जिस नाअहली का सबूत इन्होंने दिया है कि 8 दिन तो इन्होंने कैबिनेट बनाने में लगाए, ये चूचू का मुरब्बा है। इस हुकूमत के पास कोई न सोल्यूशन है, न इनके पास कोई आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई तरीका है। अभी ये हीले बहाने कर रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें पीछे हैं और अवाम जो है उन्होंने सब चीजों को भुला दी है। उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह पीटीआई के जलसों में लोग समंदर की सूरत में शामिल होते हैं, और कल का जो जलसा होगा, आज अगर आप लाहौर में हो और आप देखें, आपको लगेगा कि शायद जलसा आ जाए। बिल्कुल सर, हमने कराची का भी देखा था। बिल्कुल इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि कौम को इस अजियत से निकालें, और कौम ने अब फैसला कर लिया है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये नहीं चलेगी। सही है। ये जो 6-7 पार्टियों का जो एक चू का मुरब्बा है, जिनका आपस में कोई रब्त नहीं है, इन्होंने आपस में इक़्तिदार वज़ारतें बांट ली हैं, लेकिन अवाम के लिए इनके पास न पहले कुछ था और न अब कुछ। सर आपकी बात बिल्कुल वजह है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सर एक चीज ये भी है, आम लोग ये सोचते हैं कि आपने पेशावर का जलसा कर लिया, कराची का कर लिया, लाहौर का भी इससे ज्यादा शानदार आप जलसा कर लेंगे, अवाम को मोबिलाइज करने में खान साहब का जवाब नहीं है। लेकिन सर इसका एंड सोल्यूशन क्या? पार्लिमानी सियासत से तो बाहर हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह देखें, बाहर वो होते हैं तो कि सिर्फ ड्राइंग रूम्स में और सिर्फ कमरों में सियासत करते हैं। हमारी पार्टी, हमारा लीडर जो है वो अवाम की सियासत करता है, वो अवाम में जाता है। कोई भी सियासी वर्कर, सियासी लीडर, वो पहले अवाम के पास जाता है। और अगर कोई इस मुल्क को इस मसाइल में से निकालना है, जो कि बिल्कुल सही, इकोनॉमी भी ठीक चल रही थी और हर चीजें बेहतर, जितने भी हमारे वो थे, जिस तरह के आज हमारे एक्स इंफॉर्मेशन वो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हर चीज बिल्कुल सही उठ रही थी, फाउंडेशन अब स्ट्रांग हो गई थी, अब इससे हमने ऊपर बनानी थी चीजें। लेकिन हुकूमत को ये वो इस साजिश का उन्होंने ये तहैया किया और मुल्क को एक अच्छे भले साउंड मुल्क को चलते हुए जो उठ रहा था, उसको एकदम उसमें एक भूचाल क्रिएट कर दिया है। और अब इनको पता नहीं कि करना क्या है। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि इलेक्शन और इलेक्शन यही है। लेकिन इलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात आप बजा कर रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान भी हैरत अंगेज तौर पर इसी का मुतालबा कर रहे हैं और उनका क्लिप भी वायरल हो रहा है। लेकिन सर इलेक्शंस अगर कॉल की, आपको पहली बात ये लगता है कि हुकूमत ये मुद्दत पूरी करेगी अगस्त 2023 तक? सवाल नहीं पैदा होता। नहीं पैदा होता। इस तरह की इनको जूते पड़ने हैं। इन्होंने न तो इनके पास इकोनॉमी का कोई प्लान है, शायद खाकान अब मुख्तलिफ तावीलें दे रहे हैं, जैसे कि टेप को उल्टा चला रहे हो। जो पहले वो बातें करते थे, पेट्रोल करे ना 100 रुपए पे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर मुल्क में कितनी प्राइसेस हो। क्यों नहीं वो ऑयल को सस्ता करते, क्यों नहीं वो दालों की कीमतों को सस्ता करते, क्यों नहीं वो आटा को और चीनी को 55 रुपए पे क्यों नहीं लाते। हम तो एक अच्छी खासी इकोनॉमी छोड़ के गए थे और ये आए हैं जैसे कि एक जहाज जो है, तो एक अनाड़ी को जिसको के हवाबाजी का कोई वो भी ना हो, आइडिया भी ना हो, उसके हाथ में पकड़ा दी है, तो जाहिर है कि ये तो अब हचकोले खा रहा है। तो ये इससे बेहतरीन जो जवाब है, जो इसका एक हल है, वो यही है कि हमें अवाम की तरफ जाना चाहिए, नए इंतखाबात कराने चाहिए, उसके अलावा कुछ आ नहीं। अच्छा, खान साहब ने भी एक बड़ा तवील खिताब किया है सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर और काफी ज्यादा लोगों ने उनको देखा भी, अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूं। अच्छा, खान साहब ये कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया गया, हमें नाइंसाफी के तौर पर हमें हमारी हुकूमत खत्म की गई। ये ब्लैकमेल किसने किया सर? देखें, ब्लैकमेल तो आपको पता है कि हमारे जो अलाइज थे वो किस तरह से एक दिन में, एक हफ्ते में किधर पूरे हमारे साथ चल रहे थे, और एकदम वो उनके ज़मीर जाग उठे। पैसा इस्तेमाल हुआ, भरपूर तरीके से पैसा इस्तेमाल हुआ, बाहर से पैसा आया। ये उस साजिश का जो अलाकार बने वो यहाँ के यही जो अभी आपके प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। ये कोई कौम से पूछे कि ये जो जितने भी कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, मेजॉरिटी भी तो जमानतों पर रिहा हुए हैं। वो जो प्राइम मिनिस्टर, जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद उस दिन जिसपे उस पे फर्द जुर्म आए होना थी, उस दिन उसने उसको हर्फ दिया। इसी तरह उसका बेटे पे कितने हैं, ये मजाक नहीं चलेगा।
अब यही तो खान साहब का यही तो एक स्ट्रगल है जो कि हमने इंशाल्लाह अचीव करना है कि हमने इनको बिल्कुल हमने सुकून नहीं देना। इन्होंने इस मुल्क की बहुत तबाही की है और अब ये मजीद तबाह करना चाहते हैं और हम इनको चैन से नहीं बैठने अच्छा शफी साहब, कल शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे प्रोग्राम में थे और वो एक खदशे का इजहार कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग केस में हो सकता है तहरीक इंसाफ को इंसाफ ना मिले। आपको लगता है ऐसा? देखें ये तो अगर अच्छा पहले मैं शॉर्ट सुना दूं सर आपको, ताकि आपको भी बेहतर तरीके से क्या कहा, फिर आपकी तरफ आता हूं। मैं आज गया था, मैं इलेक्शन कमीशन में भी था, मैंने अपने वकील के दलाइल भी सुने और अच्छा उन्होंने नुक्ता नज़र पेश किया। हमारी ईमानदाराना राय में इस केस में कुछ नहीं है। अच्छा, ये सियासी तौर पर हमें हैरस करने के लिए ये एक केस बनाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर असूलन आपने अकाउंट्स चेक करने हैं और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, अच्छी बात है, तो सिर्फ ये इम्तियाजी सलूक तहरीक इंसाफ के साथ क्यों बढ़ता जा रहा है, जबकि अदलिया का फैसला था कि सबके अकाउंट्स को स्क्रूटनाइज किया जाए। तो पीपल्स पार्टी के अकाउंट को कौन देखेगा, मुस्लिम लीग नून के अकाउंट को कौन देखेगा, और अगर नहीं देख रहा तो क्यों नहीं देख रहा? ये सारी उजलत, ये सारा बोझ सिर्फ पीटीआई पे क्यों है? इससे एक तासुर। और देखिए फंडिंग जो है, फॉरेन फंडिंग, ये हमने कोई इलीगल चीज नहीं की, कोई प्रोहिबिटेड फंड नहीं है, इसमें कोई प्रोहिबिटेड सोर्स से फंड नहीं लिया गया और शफाफ तरीके से हमने अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया, उनको ऑडिट किया और पेश करने के लिए हम तैयार हैं। और हम क्या दीगर जमातों से भी पूछताछ होगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ पर? इससे तासुर ये उभर रहा है कि दाल के अंदर कुछ काला काला है। सर लगता है आपको कि आपके खिलाफ आएगा ये फैसला फॉरेन फंडिंग का? और क्योंकि इसका खदशे का इजहार खान साहब खुद कराची के जलसे में कर चुके हैं। देखें बात यह है कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि नजर भी आना चाहिए। अच्छा, इस लिहाज से हमें ये नजर आ रहा है कि जिस तरह शाह साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, कि ये इम्तियाजी सलूक हमारी पार्टी के साथ क्यों हो रहा है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनकी जो अकाउंट्स हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे अकाउंट्स नहीं हो, हम कहते हैं बिल्कुल रोजाना की समाअत करें, लेकिन तीनों की करें। ये नहीं है कि किसी एक पार्टी जिसको कि आपने हदफ, जिसमें के एक अलहकार बना हुआ है, उस एक लंबी साजिश का अकबर बाबर, जो कि न किसी हमारी पार्टी का है, और वो जो है तो उसके पीछे जो भी वो लोग पीछे उसके जो लगे हुए हैं, तो ये उस बुनियाद पे ये हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि करें बिल्कुल, सबके साथ इंसाफ करें, सबके सामने, और हमें कोई खतरा नहीं है। जो ये इसको ओवर प्ले कर रहे हैं ना कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इंशाल्लाह ये कोई करना भी चाहे तो ये नहीं होगा। लेकिन सर खतरे का इजहार कर चुके हैं वैसे खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, कह रहे हैं हो सकता है कि हमारे खिलाफ आ जाए। नहीं देखिए ना, वो तो फिर कई बातें हैं जो कि जाहिर है कि किसी तरफ नजर आती हैं कि अगर खान साहब ने कहा है, अगर शाह साहब जो कि हमारे वाइस चेयरमैन है, तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं। अच्छा सर, फिर मैं सलीम बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा। एक सवाल और आपसे सर, ये बताइएगा, मैंने आज सुना है कि कह रहा था लॉन्ग मार्च का आपका ऐलान है या प्लानिंग है ईद के बाद, ऐसा है कुछ? देखिए बात यह है कि जो इस वक्त जो कौम खड़ी हो गई है, कौम हमसे आगे जा चुकी है। अच्छा, हम पीछे रह गए हैं। कौम अब चाहती है कि जो इस मुल्क के साथ होता रहा है माजी में, अब वो मजीद नहीं होगा। ठीक है। अब अवाम ने अपने हाथ में ये फैसला ले लिया है और ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आते हुए दिनों में आपको एक बढ़ती हुई एक्टिविटी नजर आएगी, ये कम होती हुई होगी। ये एक सिलसिला है जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे जाएगा। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब ये बताइएगा, फॉरेन फंडिंग केस में शाह साहब भी इस बात का इजहार कर चुके हैं गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम में, और खान साहब भी कराची के जलसे में इस बात के खदशे का इजहार कर चुके हैं कि फैसला हमारे खिलाफ आ सकता है। आपको लगता है ऐसा होगा? जी बुखारी साहब। जी मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन इससे पहले कि हम इस नतीजे पर पहुंचे, एक दो बातें जो है वो अर्ज करना बहुत ज़रूरी है जनाब। एक तो ये कि अभी शिबली फराज साहब ने फरमाया कि अकबर असद का उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है,
ये दुरुस्त बात नहीं है। वो इनके फाइनेंस सेक्रेटरी थे और वो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हुए ही पार्टी के अंदर, उनको निकाला बाद में गया था, वो अदालत में गए थे। एक तो क्वालिटेटिव फ़र्क ये है कि उनकी अपनी पार्टी के आदमी ने अपनी ही पार्टी के फंड्स को चैलेंज किया कि ये ममनुआ भी थे और ये फॉरेन फंडिंग केस के मुताबिक है, और आज तक वो ये केस मजबूती के साथ लड़ते चले आए हैं। दूसरी बात ये कि ये भी कोई जवाज़ नहीं है कि चूँकि मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम है, लिहाजा जितने भी बाकी के कातिल हैं जिनके ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम है उनको अभी पहले ट्रायल करें, फिर मैं अपना ट्रायल कराऊंगा। ये पता नहीं कहाँ की ये आर्गूमेंट है, और यकीनी तौर पे उनका भी होना चाहिए, वो कोई एक्सेप्शंस नहीं है और ना एक्सेप्शन होना चाहिए। लेकिन ये कि इस केस को जिस तरीके से पार्टी ने हैंडल किया है, कभी तो अल्तवा मांगे गए हैं, कुछ हमने सुना ये है कि 56 में से मेरे ख्याल से कुछ 47 के करीब अल्तवा तो PTI ने मांगे थे, तो उससे बचने की कोशिश की गई है, मुतअद्दिद जगह पर की गई है और ये सारा कुछ अदालत के सामने है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप इसको मुकम्मल करें, उसको भी चैलेंज किया है PTI ने। अगर वो समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, अगर उनका ख्याल ये है कि ये सारा कुछ जो है इल्ज़ामात हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है, तो फिर उनको इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए था। आने दें फैसला इसका जो भी आएगा। लेकिन जिस बात का खदशा है और जिस बात से गालिबन खान साहब और महमूद कुरैशी साहब घबरा रहे हैं, वो ये है कि इसका फैसला आसान नहीं है। इसके फैसले की एक ही मिसाल हमारे पास मौजूद है और वो है नेशनल अवामी पार्टी, जो खान अब्दुल वली खान साहब की पार्टी थी, जिसको फिर पार्टी भी बैन हुई थी और उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात चले थे। तो इसका फैसला ये नहीं है कि जी कोई कोर्ट जो है वो कोई डिमास्ट कर देगी या कोई मजम्मत कर देगी वगैरह वगैरह। इसके फैसले बहुत खौफनाक हो सकते हैं, यही वजह शायद परेशानी की भी है। लेकिन ये फैसला अब इनएविटेबल है, होना ये ज़रूर है। मुमकिन हो सकता है कि इसमें PTI के पास इतना स्ट्रॉन्ग सर मंदरजात क्या हो सकते हैं फैसले के आपकी नज़र में? हो जाए। मैंने अर्ज किया आपसे, मैंने इशारा तो दे दिया आपको कि पार्टी बैन हो सकती है, इसके लीडरशिप जो है उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। सब कुछ फॉरेन फंडिंग केस को अगर आप उसके यानी कानून को पढ़ ले तो आपको वाजे हो जाएगा इसके साथ। ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। और दूसरी बात हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक मैंने लेना है, ब्रेक के बाद में वापस। कल जनाब एक बड़ा जलसा लाहौर में होने जा रहा है, जिंदा दिलाने शहर लाहौर में होने जा रहा है, और खान साहब ने ऐलान किया है कि मैं एक बड़ा ऐलान करूंगा। साथ साथ उन्होंने पहले भी बोला था कि उनकी जान को खतरात है। क्या वो इस बारे में कोई इंकिशाफ करने जा रहे हैं? शिबली फराज साहब से जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद जनाब। बहुत कुछ मुश्किलें हैं, बहुत कुछ परेशानियां हैं जो कि इस वक्त हुकूमत को फेस करना पड़ रही हैं। काबीना बनाने में 8 से 9 दिन लगा दिए, और सबसे अहम सवाल 2023 अगस्त तक क्या पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी कर सकेगा? क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी इलेक्शंस का मुतालबा करने लगे हैं। और आज जब मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, जो कैबिनेट का इजलास हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शंस में जाएंगे लेकिन उससे पहले हमें आवाम के लिए खिदमत करनी है, हम सियासत करेंगे लेकिन आगे जाके करेंगे। सलीम बुखारी साहब ये बताइएगा, आपको लगता है 2023 अगस्त तक हुकूमत इस काबिल है कि कंप्लीट कर लेगी पार्लियामान की मुद्दत? जो 2 हवाले आपने दिए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का भी है और ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर यही कहा था। वो गालिबन इस वजह से है कि अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान वो सारे मुतालबा करते रहे कि चूँकि ये इलीगल गवर्नमेंट है, चूँकि ये धांधली की पैदावार है, इसलिए इलेक्शन नए होने चाहिए। और पूरी कैंपेन अगर आप देखें उनकी 3 साल 3.5 साल की जो थी, वो नए इलेक्शन के मुतालबे के हवाले से थी। लिहाजा वो इसकी बात तो ज़रूर करते हैं कि ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि अब ये हुकूमत में आ गए तो इलेक्शन का जिक्र ही नहीं करते हैं। लेकिन जितने आसार मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से काबीना की तश्कील हुई है, हर चंद किस्म में ताख़ीर हुई है, लेकिन 13 पार्टियों का इत्तेहाद अगर होगा तो वहाँ काबीना बनाना आसान तो आम एक पार्टी जीत जाए तो उसके लिए नहीं होता। लिहाजा ये देर जो लगी है, वो कहते हैं ना कि कुछ बायस ताख़ीर भी था, हुई ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था। लेकिन मेरा आज जो आसार मैं देख रहा हूँ, जो प्लान्स मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने आज काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए अपने प्लान्स जाहिर किए हैं, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत मिड टर्म इलेक्शन या
किसी अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएगी। मेरे ख्याल से ये 1.5 साल की मुद्दत पूरी करेगी और इस बीच में 2 काम करेगी। एक ये तासुर ख़त्म करेगी कि पिछली हुकूमत जो है उसने कोई अच्छा काम किया था, जिसका काम शुरू हो चुका हुआ है। जिस मिनिस्टर की बात आप सुन लें, जिसने आगाज़ किया उन्होंने पिछले पोतड़े खोले हैं और ये कहा है कि वो हर एक जगह, हर शोबे में, हर ज़िंदगी के शोबे में नाकाम थे। ये सिलसिला जारी रहेगा और साथ साथ उनकी कोशिश होगी कि थोड़ी बहुत अगर परफॉर्मेंस भी हो जाए तो वो ये समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो उनके लिए आइंदा का इलेक्शन जो है वो आसान होगा। और साथ ही साथ एक बैक ऑफ द माइंड ये बात भी है कि जो जो वक्त गुजरेगा तो शायद ये इमरान खान साहब वाला जो पर्सनैलिटी कल्ट जिसको वो कहते हैं वो थोड़ा सा सेटल होगा, थोड़ा सा यानी नरम पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं तो बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि इस हुकूमत का कोई इरादा नहीं है 2023 के वक्त के मुताबिक इंतखाब करने सर, के, 123 किसी जल्दी में नहीं। इस्तीफे आए कौमी असम्बली के, 94, 95 जो हल्के हैं जिसमें ज़मीनी इंतखाब कराना पड़ेगा। सर, सवाल ये भी पैदा होता है, आपने अगर निगरां हुकूमत बनानी है, इस वक्त तो अपोजिशन लीडर ही कोई नहीं है और अपोजिशन में कोई हो ही नहीं सकता क्योंकि सारे तो इत्तेहादी हैं। मेंगल साहब शायद हो सकता है उस तरफ चले जाएं, हो सकता है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट चले जाए, लेकिन उसका तासुर भी खत्म हो गया क्योंकि फैसल सजवारी साहब ने ज़ाहिर सी बात है कैबिनेट ज्वाइन कर लिया। आपको लगता है कि कोई जाएगा अपोजिशन की तरफ? अगर अपोजिशन की तरफ नहीं जाएगा तो सर निगरा हुकूमत कैसे बनेगी? देखिए, गुजारिश ये है कि जो मुझे दिखाई देता है, मैं तो सिर्फ ये बात कह सकता हूँ कि जो इस्तीफ़ों की रवायत पीटीआई की अगर आपको सबका याद हो तो आपको मालूम है कि कितने लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे। सारे की सारी जितने भी उनके एमएनएस थे वो इस्तीफ़े दे गए थे और फिर कुछ 6 महीने के बाद वापस तशरीफ़ ले आए थे पार्लियामेंट में। याद है आपको या नहीं? जी जी सर, याद है, बिल्कुल याद। और फिर उसके बाद सारी मराहत भी ले ली थी। जी, सारी मराहत भी ले ली थी, सारी तनख्वाहें भी ले ली थी। अभी जो है स्पीकर साहब जो नए आए हैं उन्होंने चैलेंज किया है कि वो इस्तीफ़े जो हैं वो लीगल तरीके से तस्लीम हुए हैं। मैं उनको एक एक करके देखूंगा दोबारा। और ये आपको मालूम है कि ये कानून भी है और रवायत भी है कि जब तक स्पीकर के पास आके इन पर्सन एमएनए नहीं कहेगा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसके मंजूर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। साइक्लो स्टाइल कागज़ों के ऊपर इस्तीफ़े ये कानून के और रवायत के मुताबिक नहीं है। ये हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए और एमएनए को आके कंफर्म करना चाहिए। लिहाजा एक रूम छोड़ा गया है कि वो लोग जो शायद इस्तीफ़ा दे के पछता रहे हों या इस्तीफ़ा न देने के ख्वाहिशमंद हो, एक प्रेशर में दे दिया हो, वो कुछ लोग जो हैं वो उन इस्तीफ़ों से विड्रॉ कर जाएंगे। और कुछ जिनको ये मुनहरफ कहते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर अभी बैठे हुए हैं, मौजूद है। 26 के करीब, 30 के करीब उनकी तादाद वहाँ भी है। इसी तरह प्रोविंशियल असम्बली में पंजाब में भी हैं। तो बात हो रही है, जो हम इकोज सुन रहे हैं, चाहे वो चौधरी सरवर के हवाले से या किसी के हवाले से भी है, कि कोई एक नज़रियाती ग्रुप जो है वो बन सकता है पीटीआई का। अच्छा। अब देखना ये है कि इसमें अगर जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, ये सारे ग्रुप अगर इसके अंदर बन जाते हैं तो कोई सूरत बनती है नहीं बनती है। लेकिन इस्तीफ़ों का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो सारे पार्लियामेंट से बाहर हो गए। और मुझे तो इस पर बहुत सख्त एतराज़ है कि पीटीआई इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के बावजूद कि 155 लोग उसके पास हों नेशनल असम्बली में और 183 लोग हों पंजाब असम्बली में, वो फील्ड छोड़ के चले गए हैं। मुझे तो इस पर बहुत हैरत है। किसी पार्लियामेंट्री अफेयर के एक्सपर्ट से आप बात कर लें, ऐसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो डिक्टेट करवा सकती थी अपनी टर्म्स किसी भी हुकूमत से। ये मैं आपको वसूख से और अपने 55 साल एक्सपीरियंस के बलबोते पे कह रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा। अच्छा। कि मुझे बहुत हैरत है इस विजडम पर। लेकिन अब जैसा मैंने कहा, देखना यह है कि अगर वो सारे इस्तीफ़ों का प्रोसेस रिव्यू होने जा रहा है और स्पीकर साहब जैसे कि कहते हैं हर एक से खुद ज़ाती तौर पर मिलके हाथ से लिखवाएंगे, तो ये सारे के सारे इस्तीफ़े कायम रहेंगे कि नहीं, ये देखना अभी बाकी है। और एक हतमी सूरत में अगर वो सारे इस्तीफे हो भी जाते हैं, ठीक है, तो हुकूमत के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कोटी साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी फैसल साहब ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो सर ये बताइएगा, काबीना अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है नहीं जा रही? और एक अहम सवाल उठाया जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे गुज़िश्ता रोज जब कैबिनेट की हल्फबर्दारी हो रही थी, वजीर खारजा के तौर पर उनका नाम आया, क्या वजह थी कि उन्होंने हल्फ नहीं उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल कल काबीना का हल्फ हुआ है और बिलावल साहब इस वक्त जो है इस लंदन में मौजूद है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द लंदन से नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देने गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की और अमजद शहबाज की और पूरे सिस्टम की, जिसपे हमने अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब किया। अब वापस आकर इंशाल्लाह ताला वो जो है वो अपनी काबीना के ओहदे का इंशाल्लाह हल भी लेंगे और हुकूमत को सपोर्ट जिस तरीके से कर रहे हैं और इस मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है या हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं जो हमसे दूर हो गए थे,
वो जो है उसको में भी जो है मतलब है कि अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि हम उनको जो है अपने पास। अच्छा सर, ये हकीकत है नून लीग जो है वो हिना रब्बानी खर साहिबा को वजीर खारजा बनाना चाहती थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वजीर खारजा का ओहदा लेना नहीं चाहते थे, इसी वजह से काबीना में थोड़ा डिले हुआ? नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। ना हिना रब्बानी खर साहिबा को वजीर खारजा बनाने की गेम थी, और न ही बिलावल साहब चाहते या नहीं चाहते कि दो चीजें हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब खुद बिलावल साहब को रिक्वेस्ट करने उनके घर आए थे कि आप हमारी काबीना में वजीर खारजा बने। दूसरा है कि पार्टी के अंदर अपनी भी एक उन्होंने ये चीज रखी कि मुझे वजीर खारजा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। पार्टी के अंदर भी एक डिबेट हुई, और उसके बाद जो है वो आखिर में जो है ये फैसला हुआ है कि बिलावल साहब जो है वजीर खारजा होंगे और हिना रब्बानी खर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगी फॉरेन अफेयर्स। सर, महंगाई मार्च आपने किया था, अब आप नून लीग पर, शहबाज शरीफ साहब पर प्रेशर डालेंगे जो कि आपके अपने इत्तेहादी हैं? भाई महंगाई मजीद बढ़ रही है, डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात की जा रही है। देखिए, बिल्कुल हमने एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च, अवामी मार्च किया था महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ। कल आपको ने देखा होगा कि आटे और चीनी कीमत में कमी हुई है। मईशत को जो है मईशत मजबूत करने के लिए, माशी तौर पर पाकिस्तान को जो है माशी बहरान से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल हम दबाव डाले भी हैं, हम उनके इत्तेहादी भी हैं, उनके साथ हैं काबीना में। बिल्कुल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, माशी तरक्की के लिए, बेरोजगारी के लिए, सब चीज़ों के लिए इंशाल्लाह ताला जो है हम केस लड़ेंगे, पार्लियामेंट में रहकर, काबीना में रहकर और इत्तेहादी जमात पर। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इलेक्शन में वोट का हक, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल जो है हक होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वोट डालना चाहिए। उस पर नजरसानी करने जा रहे हैं सर अभी? सॉरी, उस पर नजरसानी करने जा रहे हैं उस कानून पे? नहीं, देखें, हम उसके ऊपर हमारा जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो तैयार की हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ भी शेयर करेंगे। हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जमा कराई थी। जिस दिन वर्डिक्ट आ रहा था हमने जज साहबान को भी दी थी, और हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक होना चाहिए, उनकी अपनी सीटें भी होनी चाहिए, हम तो ये समझते हैं। तो इंशाल्लाह वो जो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों पे है वो आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मीडिया के साथ। और ईवीएम पर सर? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हमारा पहले दिन से एतराज है। इलेक्शन कमीशन को भी एतराज था जबरदस्ती। पीटीआई हुकूमत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो होनी चाहिए। अब क्योंकि इलेक्शन हम चाहते हैं कि जल्दी हो, इतने अरसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे काम नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो है हमारे पहले दिन से इतराज था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और, आप ज़िमनी इंतखाब अगर अनाउंस हो जाते हैं, अभी तो इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, अगर वो एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते हैं, इन पर्सन आपको मौजूद होना चाहिए, लेकिन लेट सपोज अगर मैं थोड़ी आगे की बात करूं, ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस हो जाते हैं, आप लोग सोलो फ्लाइट करेंगे, तो सर इत्तेहादी होने के नाते आप किस तरह से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, या सिर्फ अपनी कामयाबियां गिनवाएंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि पीटीआई को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। हम कहते हैं कि मजबूत अपोजिशन है, उनको होना चाहिए, और अगर वो फैसला करते हैं और एक प्रोसेस है असली से जो है वो एक्सेप्ट करने का, अगर वो प्रोसेस पीटीआई वाले कंप्लीट करते हैं और ज़िमनी इलेक्शन आता है, तो फिर हम बैठेंगे उनके साथ कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ें या अपने अपने प्लेटफॉर्म पर लड़ें। पीपल्स पार्टी ने पहले भी इत्तेहादी जमातों के साथ और बगैर इत्तेहादी जमातों के साथ भी इलेक्शन लड़ा है। अगर हमें सोलो फाइट करनी पड़े, खुद इलेक्शन लड़ना पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये भी बताता चलूं, ज़िमनी इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, चाहे हमें उनके साथ इत्तेहाद में लड़ना पड़े या इत्तेहाद के बगैर लड़ना पड़े। बुखारी साहब, आपको अगला मंजरनामा कैसा लग रहा है सर? वाकई में अगर ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं या अनाउंस कर दिए जाते हैं, तो आपको लगता है सर ये जो सियासी जमातें हैं, जो अकाइयाँ कही जा रही थी गुज़िश्ता रोज़ मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कि तमाम अकाइयाँ सब एक साथ बैठ गई हैं, ये अकाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ माजी में भी थी, लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल में भी हों? देखिए, अगर तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है उन इस्तीफा देने वाले लोगों के ऊपर, तो वो तो मेरे ख्याल से ये सारे मिलकर लड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसका फार्मूला तक तय हो गया हुआ है। अगर आपको याद हो कि जिस शख्स के भी वहाँ सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट नंबर थे, उस पार्टी के खिलाफ दूसरी कोई पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तो ज़िमनी इलेक्शन का तो मेरे सामने मंजरनामा बिल्कुल है कि अगर वो होता है, और पीटीआई वैसे भी ज़िमनी इलेक्शन में जाने के लिए आमादा नहीं है, वो वैसे ही चाह रही है कि दोबारा से जनरल इलेक्शन हो। तो मेरे ख्याल से देखना ये है कि कौन से इलेक्शन, किस तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसी के मुताबिक स्ट्रेटजीज होंगी। लेकिन ये बात मैं अपने इल्म के मुताबिक कह सकता हूँ
कि जब जनरल इलेक्शन होंगे तो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो और अपनी पार्टी मौक़िफ़ के मुताबिक इलेक्शन लड़ेगी। कोई ये मौजूदा इत्तेहाद जो है ये इलेक्टोरल इत्तेहाद में तब्दील होने नहीं जा रहा। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उससे पहले शिबली फराज साहब, ये सबका बहुत शुक्रिया। और जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में एक बड़ा जलसा करने जा रही है। पेशावर का जलसा शानदार था, कराची का जलसा जबरदस्त था, शानदार था, लेकिन लाहौर का जलसा कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा शानदार होगा। वहां पर हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कैसा लोगों का जोश खरोश है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शंस तो अनाउंस नहीं हुए, लेकिन एक के बाद एक जलसा हो रहा है, और क्या तूफानी, क्या शानदार जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब कर रहे हैं। इसका आगाज पेशावर से हुआ था, लोगों का हुजूम उड़ा रहा था। फिर कराची में, शहर कायद कराची में जो जलसा हुआ था उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और अब जनाब कल एक और जलसा होने जा रहा है जिंदा दिलाने शहर लाहौर में, मीनार पाकिस्तान पर जलसा होने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब इस जलसे में एक बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। हो सकता है ये लॉन्ग मार्च का ऐलान हो सकता है कुछ और ऐलान हो, लेकिन वहां पर सूरत हाल क्या है, लोगों का जमे गफीर अभी से शायद लगना वहां पर शुरू हो गया है। मुइन जुबैर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। मुइन, बताइएगा क्या तैयारियां कल के जलसे के आप देख रहे हैं, लोगों में जोश खरोश कैसा है, कौन कौन से रहनुमा इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा लाहौर मीनार पाकिस्तान में होने जा रहा है, उसके हवाले से जो यहाँ पर वर्कर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश व जज्बा देखने में नज़र आ रहा है। और अभी भी मरकज़ी स्टेज पर तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है, जो मुख्तलिफ वक्त में जो है वो तकादीर कर रही है और कारकुनों का लहू गरमा रही है। लेकिन यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद महफिल समा का भी इनेकाद होगा। कवाल फैज़ मियां दाद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं यहाँ पर परफॉर्म करने आए हैं, क्या करेंगे, कोई नया नगमा परफॉर्म करेंगे यहाँ पर? नहीं, नगमा तो नहीं, आज महफिल समा है तो उसमें सूफियाना कलाम पेश करूँगा। उसका मकसद क्या है? कारकुनों को सूफियाना कलाम आप पेश कर रहे हैं सियासी जलसे में? नहीं, वो ये है कि माह रमज़ान का महीना है, तो क़यादत ने ये कहा है कि आप आज वो क्या कि सूफियाना माहौल हो जाए, उसके बाद नगमा भी हो जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्त है। तो ये यहाँ पर इंतज़ामात हैं, सूफियाना कलाम इस वक्त थोड़ी देर बाद पेश किया जाएगा। और सामने जो मरकज़ी स्टेज है वहाँ पर शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, मुसरत जमशेद चीमा मौजूद हैं, और ये तमाम लोग इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। अब से कुछ ही देर कबल DIG ऑपरेशन, आला पुलिस हुकाम समेत जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँचे, इंतज़ामात का जायज़ा लिया, और यहाँ पर जो क़यादत है उसके साथ मिलकर VIP एंट्रेंस और तैयारियां तो हम देख रहे हैं। शफकत महमूद साहब भी वहां पर मौजूद हैं, अली जैदी भी वहां पर मौजूद हैं, और तैयारी भी काफी जोरों शोर से जारी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जरा लोगों में जाएं, जिंदा दिलाने लाहौर का जोश अलग ही होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में जाएं, लोगों से बात करके बताएं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल इमरान खान से वो। आवाज आ रही है मेरी आपको? यहाँ पर लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है, और इस जलसे के हवाले से हमने देखा है कि लाहौर भर में जो तैयारियां हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं। तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मरकज़ी स्टेज से जो कायदीन हैं वो इस वक्त खिताब कर रहे हैं, कारकुनान जो इस वक्त इस पिंडाल में मौजूद हैं उनका जोश व जज्बा मज़ीद उभार रहे हैं। शफकत महमूद, इस तरह मुसरत जमशेद चीमा और जो फैसल जावेद हैं वो इस वक्त मरकज़ी स्टेज पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है कि जो इंतज़ामिया है, जो ज़िली इंतज़ामिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। पुलिस के आला हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी कोशिश ये है कि जितने यहाँ पर इंतज़ामात हैं उनको चेक किया जाए और सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर इंश्योर किया जाए। अच्छा, शहर कायद कराची में जब इमरान खान साहब ने जलसा किया था उसमें स्टेज बड़ा शानदार किस्म का बनाया गया था, बड़ा दिलकश किस्म का था, मुनफरिद किस्म का था। तो इस वक्त आप देख रहे हैं क्या लाहौर में जो जलसे में स्टेज बनाया गया है वो किस तरह का है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो स्टेज है वो तकरीबन 120 बाय 40 फुट का बनाया गया है। ये मरकज़ी स्टेज है जिसका साइज़ मैंने आपको बताया। उसके अलावा एक और स्टेज है मरकज़ी स्टेज से आगे बनाया गया है, यानी कि 2 स्टेज इस वक्त मौजूद हैं। सेकंड स्टेज पर जो
दर्जा दोम की लीडरशिप है वो बैठेगी और बड़ा स्टेज जो है वो मरकजी स्टेज बनाया गया जिसका साइज़ 120 बाय 40 फुट का बताया जा रहा है। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि 35,000 से ज़ायद कुर्सियों को लगाया गया है और तकरीबन 10 SMDs यहाँ पर लगाई जा रही हैं और इसी तरह तकरीबन 900 के करीब लाइट टावर जो हैं वो भी इस जलसागाह में लगाए जा रहे हैं। साउंड सिस्टम को भी चेक किया जा रहा है और इन जलसागाह में शरीक होने वाले लोगों को मुकम्मल तौर पर इस बात का रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि जो साउंड है वो उन तक मुकम्मल तौर पर क्लियर पहुंचा जाए, क्योंकि PTI ये कह रही है कि जो जलसागाह के सामने आज़ादी चौक का फ्लाईओवर है, आतिशबाजी भी हम देख रहे हैं। लेकिन जनाब लाहौर जो है वो नून लीग का गढ़ समझा जाता रहा है, लेकिन अब वहां पर लोगों का क्या मूड बदल गया है, वो नून लीग से मुनहरिफ हो गए हैं और तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं। लोगों की क्या राय है इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर लाहौर को नून लीग का गढ़ कहा जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ की भी कोशिश है कि 21 तारीख के जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर की शहरियों को निकाला जाए ताकि इस बात को तब्दील किया जा सके कि लाहौर नून लीग का गढ़ नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के यहाँ पर चाहने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर जो इस वक्त भी जलसागाह में शरीक तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनसे कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई लाहौर नून लीग का गढ़ है या कल के दिन ये बात तब्दील होगी। सर क्या कहना चाहेंगे, नून लीग का गढ़ है ये? रहीम, ये 1985 से, मेरी उम्र 63 साल है, ये 1985 से जब पहली दफ़ा इन्होंने छांगा मांगा की सियासत शुरू की थी, ये उस वक़्त से जैसे एक कन खजूरा पंजे गाड़ते हैं ये गाड़े हुए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बास काम होते हैं अवाम को जगाने के लिए। इमरान खान ने उस वक़्त कहा था कि मैं आज की सियासत नहीं कर रहा, मैं आज के 20 साल आने वाली सियासत करूंगा जब ये मेरे बच्चे जवान होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे जवान हो गए हैं, तो खुदा की कसम हमने आज तक नहीं देखा कि किसी जलसे में एक रात पहले ही 24 घंटे पहले ही दुनिया इकट्ठी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों लोग इकट्ठे हैं, सिर्फ इसलिए ये अब इनको पता चलेगा कि पिछली मरतबा तो पिछली PTI की 4 सीटें थी, इंशाल्लाह इस मरतबा जब इलेक्शन होगा तो PTI 12 सीटें जीतेगी, इंशाल्लाह 12 सीटें जीतेगी। ये और भी वर्कर्स आए हैं उनसे बात करते हैं। सर लाहौर के शहरी निकलेंगे, कल पता लगेगा कि नून लीग का गढ़ है या तहरीक इंसाफ का गढ़ है लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मामू PTI फ्रॉम कराची। हम कराची से आए हैं, यहाँ हम मौजूद हैं माशाल्लाह। हम 18 जैसे कराची की आवाम ने खान साहब को सरप्राइज दिया और इतनी तादाद में कराची के रिहायशी निकले हैं और लाहौरी इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा तादाद में निकलेंगे। अपना ही मीनारे पाकिस्तान का साबिका रिकॉर्ड टूटेगा हमारा अपना, और इंशाल्लाह हम अपने कप्तान को वजीर आज़म बना कर ही रहेंगे। हम किसी इमरान खान करप्शन से पाकिस्तान करेगा, करप्शन माफिया की हुकूमत को हम नहीं मानते, इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नहीं मानते। अगली बाजी भी लोग हैं। अच्छा आप बताएं लाहौर। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है वक्त की किल्लत है, वाइंड अप करना है। लेकिन जनाब पहले इमरान खान साहब सरप्राइज दिया करते थे, अब जिस शहर में वो जा रहे हैं वहां पर आवाम उनको सरप्राइज दे रहे हैं। बड़ी तादाद में आवाम निकलते हैं, चाहे पेशावर हो, चाहे फिर कराची हो या फिर लाहौर हो। तो कल जनाब जलसा होने जा रहा है और हमारा और आपका साथ रहेगा। कल इंशाल्लाह ट्रांसमिशन भी रहेगी। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही, सेहत रही। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।